हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है और हम एक छोटे से प्लैनेट में रहते हैं जो अर्थ है। और ज्यादा से ज्यादा 100 साल जी लेंगे, उससे ज्यादा तो क्या ही जिएंगे। बस जितनी जिंदगी है ना इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर, यही चाहते हैं कि ठीक तरीके से जिंदगी जी जाए, कोई गिल्ट ना रह जाए। मतलब कामयाब होकर के जिए, कुछ खास जो वो करना चाहते वो कर ले, वरना एवरेज लाइफ तो सब जी रहे, उसमें क्या दिक्कत है। और वाकई में ना, हम एवरेज से ऊपर अगर जीना चाहते हैं तो ये समरी जो जो अगर एवरेज से ऊपर जीना चाहते हैं उनको ये समरी तो बिल्कुल ही सुनना चाहिए। तो ये ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे कि कैसे 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ। तो ये समरी ऑफ 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ जिसे लिखा है स्टीव जेंगलर ने। और इस जर्नी की शुरुआत करेंगे हम इस चैप्टर से, स्टे हंग्री, यानी कि अपनी भूख को बरकरार रखो। लेकिन क्यों और कैसे, चलिए जानते हैं इसको। ऑथर स्टीव जेंगलर पहली बार अर्नोल्ड से 1996 में यानी कि 1996 में मिले थे। उन दोनों की मुलाकात एरिजोना के एक रेस्टोरेंट में हुई थी। ये उस टाइम की बात थी जब अर्नोल्ड अभी मशहूर भी नहीं हुए थे, कोई भी उन्हें नहीं पहचानता था। उन दिनों स्टीव लोकल न्यूज़पेपर के एक जर्नलिस्ट थे और उनके असाइनमेंट में अर्नोल्ड के साथ में एक दिन बिता करके उनकी कहानी लिखनी थी। उन दिनों अर्नोल्ड अपनी पहली फिल्म स्टे हंग्री प्रमोट कर रही थी। तो ये फिल्म मार्केट में फ्लॉप थी, फिर भी अर्नोल्ड खुश थे कि वो इस फिल्म में कास्ट हुए थे। रेस्टोरेंट में दोनों एक टेबल पे बैठ करके खाना खा रहे थे और साथ में स्टीव अपने सवाल पूछ रहे थे। ये तब की बात थी जब अर्नोल्ड बहुत ही यंग थे, जवान थे और बॉडी बिल्डिंग में ढेर सारे अवार्ड जीत चुके थे। वे बहुत ही लंबे चौड़े और हट्टे कट्टे थे। वे ऑस्ट्रिया में जन्मे थे, वहीं पे बड़े हुए थे, जिस वजह से उनकी बातों में ऑस्ट्रिया का एब्सेंट रहता था और लोगों को ये बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो मशहूर हो पाएंगे। स्टीव ने आर्नोल्ड से पूछा, अब आप मिस्टर यूनिवर्स बन गए हो तो आपका अगला प्लान क्या है। आर्नोल्ड ने जवाब दिया, मैं हॉलीवुड में सबसे बड़ा बॉक्स स्टार बनूंगा। ये सुनकर के स्टीव को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि आर्नोल्ड ने ये बात बस ऐसे ही कह दी थी जैसे छोटी मोटी बात कह रहे होंगे। वैसे आप ये करेंगे कैसे, स्टीव ने पूछा। वैसे ही जैसे मैंने बॉडी बिल्डिंग में किया, मैंने अपने विजन को क्लियर रखते हुए सोच लिया कि मुझे क्या बनना है और फिर मैंने ऐसे जीना स्टार्ट कर दिया जिससे मैं वाकई में वही बन गया हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। आर्नोल्ड ने एक्सप्लेन किया कि बॉडी बिल्डिंग के दिनों में अपनी सोच में आर्नोल्ड खुद को मिस्टर वर्ल्ड के स्टेज के बीच में अपने खड़े होकर के अपना पोज दिया करते थे। उन्होंने अपने इसी गोल को अपने फोकस में बनाया, अपने विजन में बनाया और कड़ी मेहनत से किए और आखिर में उसे वो हासिल कर भी दिखाए। स्टीव ने अपनी नोटबुक में आर्नोल्ड के इस जवाब को लिखा और इस बात को वो कभी नहीं भूले। कुछ सालों बाद स्टीव ने न्यूज में सुना कि आर्नोल्ड की फिल्म टर्मिनेटर 2 पूरी दुनिया के बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 बन गई है और पूरी दुनिया ही आर्नोल्ड को पहचानने लगी है। स्टीव चैंडलर अपने ट्रेनिंग सेमिनार और स्टीव सिंगर अपने इवेंट में आर्नोल्ड की कई बातों को बताते थे। स्टीव को याद आया कि आर्नोल्ड ने कहा था, क्रिएट अ विजन, यानी कि आपको विजन मिलने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आप सपने देखते हैं तो आपको विजन बना लेना चाहिए। हर सुबह आपको सोचना चाहिए कि आपको अपने बिस्तर से क्यों उठना है और आपको अपनी जिंदगी में कुछ करने की भूख क्यों होनी चाहिए। आपको आज ही अपना विजन बना लेना चाहिए और इसके लिए ये सोचिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या बनना है, क्या अचीव करना है। इसके लिए अपने सोच में अपने विजन को तैयार करें और उसको जीना स्टार्ट कर दे। तो जब तक आप अपने विजन को सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, तब तक हम बात करते हैं आगे अगले चैप्टर की। अपनी सुस्ती को धीरे धीरे छोड़िए। हेनरी फोर्ड अपने एम्प्लॉय से कहा करते थे कि कोई भी मुश्किल काम तब आसान बन जाता है जब उसे छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है। अगर आपके पास कोई काम है जिसे स्टार्ट करने से आप डर रहे हैं, तो याद रखिए कि आप इसे धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किचन साफ करना है या आपको अपने अधूरे काम को पूरा करना है, तो आप इन कामों को आराम से धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दे। आपको कुछ काम को शुरू करते हुए इसीलिए डर लगता होगा क्योंकि आपको लगता है कि इन कामों में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। पर कभी सोचा है आप इन कामों को धीरे धीरे कर सकते हैं तो क्या होगा, कम से कम आपका काम आगे तो बढ़ेगा, आप प्रोग्रेस करेंगे। इन काम को करने के लिए खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने टास्क धीरे से करते हैं तो उसकी आदत हो जाती है और आपका ये नेचुरल रिदम बन जाता है। फिर धीरे धीरे करके आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि धीमी शुरुआत करना काम को बिल्कुल शुरू ना करने से बेहतर होता है। तो इस बहुत ही कमाल की लाइन के बाद में कि धीमी शुरुआत करिए, क्योंकि ये बिल्कुल शुरू ना करने से तो बहुत ही बेहतर है। तो इस बात पर गौर फरमाते हुए अब आगे बढ़ते हैं और अब पूरा ध्यान लाते हैं इन 3 वर्ड्स पर। टीवी देखना छोड़िए,
एग्जैक्टली exactly. जब आप घंटों टीवी, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब देखते तो आप बस बैठे बैठे उन लोगों को देख रहे होते जो अपने मनपसंद काम कर रहे होते हैं। क्या आप एक दिन के लिए टीवी और इन सब चीज़ों को बंद करके देखना चाहेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं? दूसरों की एक्सपीरियंसेस में अपनी लाइफ को मत ढूंढिए, खुद की लाइफ बनाइए। आपके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, एक बात बताइए, एक सीन या कोई क्लिप या फिर कोई वीडियो को याद कर लीजिए जो आपने पिछले महीने देखा हो। क्या आपको कुछ याद आया? अब किताब में पढ़े हुए किसी इंटरेस्टिंग आइडिया को याद करिए। आप शायद पिछले महीने देखे हुए कोई भी प्रोग्राम याद ना कर पाए, बस आंखों के आगे उन प्रोग्राम के बस थोड़ी थोड़ी झलक याद आ जाए, पर किताब में लिखी हुई लेसन आपको याद रहेगी। इसीलिए किताबें पढ़ना और सुनना आपकी जिंदगी पर असर डालता है, अच्छा असर डालता है। टीवी पर कुकिंग शो, ट्रैवल ब्लॉग्स और म्यूजिक परफॉर्मेंस को देखने के बजाय इन एक्टिविटी को आप खुद क्यों नहीं कर लेते? टीवी पर इनको देख करके जितना अच्छा लगता है, इन एक्टिविटीज को खुद से करने में आपको बहुत मजा आने वाला है। साथ ही कुछ सीखने को मिलेगा जिससे आप खुद के बारे में बहुत अच्छा फील करोगे। सिर्फ दूसरों को देख करके टाइम बिताने के बजाय आपको इन एक्सपीरियंसेस को लेना चाहिए। तो अगर आप एक्सपीरियंस महसूस करना चाहते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा सोशल मीडिया से, टीवी से, और फिर जो होगा वो आप हमें बिल्कुल बताइएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला चैप्टर पढ़ते हैं कि बड़े वादे कीजिए, प्रॉमिस द मून। यानी कि खुद को चलाते रहने का एक और तरीका है, आप जिसकी कदर करते हैं उसे एक बड़ा प्रॉमिस करिए या फिर अपने जॉब में बड़ा गोल बनाइए। इन वादों और गोल को अपने दिल से लगा करके रखिए और चैलेंज मान करके इनको पूरा करने के लिए जी जान लगा दें। सालों पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट ने टीवी पे बात की और प्रॉमिस किया कि अमेरिका चांद पे पहला इंसान भेजेगा। नासा के साइंटिस्ट ने कड़ी मेहनत की और अपना 100% दे करके उस प्रॉमिस को पूरा किया। ये एक बहुत बड़ी सोच थी और अपोलो 13 में एक कामयाब मिशन बन गई थी। एक बार लॉस वेगस में एक कसिनो के मालकिन ने एक बड़े से विजन बोर्ड पर पे बैनर लगाने की जगह पैसे लिए थे। कसिनो के मालिक ने उस जगह पर यह लिखवाया कि अगर किसी ने अगले 3 महीने में मुझे सिगरेट पीते हुए पकड़ा तो उसे $1 लाख इनाम में मिलेगा। इस कसिनो के मालिक को सिगरेट पीने की लत थी और वो इस लत से बाहर निकलना चाहता था। तो ये जो प्रॉमिस है ना, इस पे बहुत पावर होती है। अपने लोगों से किए हुए प्रॉमिस को आप तोड़ना नहीं चाहते हो और इसे तोड़ करके खुद भी निराश होना नहीं चाहते हो, इसीलिए प्रॉमिस करने पर आप एक्शन में आ जाते हो। स्टीव चैंडलर ने एक बार अपने बच्चों से प्रॉमिस किया कि उनके बच्चों को समर कैंप जाना बहुत अच्छा लगता था और एरिजोना में एक बहुत अच्छा सा कैंप था जो खूबसूरत जगह पे बना था। यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले एक्टिविटी लोगों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज लगी गई। स्टीव के बच्चे इस कैंप में जाना चाहते थे लेकिन यहाँ की फीस बहुत ज्यादा थी। स्टीव के लिए सभी बच्चों को वहां ले जाना काफी महंगा था। जब स्टीव ने अपने बच्चों से इस कैंप के में ले जाने के का प्रॉमिस किया था, उस दिन उसका काम अच्छा चल रहा था, इसीलिए उन्हें यकीन था कि वो खर्चे उठा लेगा। लेकिन जैसे जैसे गर्मी का मौसम पास आया तो स्टीव का फैमिली बजट टाइट होने लगा। स्टीव को मिल रहे जो कमीशन के पैसे वो भी कम हो गए। फिर एक दिन स्टीव ने अपने बच्चों को बता दिया कि वो अपना प्रॉमिस नहीं रख पाएंगे। इस बात को सुनकर के बच्चे बहुत निराश हुए। स्टीव अपने सबसे छोटे से बच्चे के निराश चेहरे को नहीं भुला पाए। उनके 8 साल के बेटे बॉबी ने स्टीव से दुखी होकर के कहा, लेकिन आपने तो वादा किया था। स्टीव को अपनी गलती का एहसास हुआ और बच्चों को निराश करके बहुत बुरा लगा। कुछ पलों के बाद में स्टीव ने कहा कि तुमने मुझे याद दिलाया कि एक प्रॉमिस प्रॉमिस होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। आज से मैं कोशिश करूंगा कि तुम सबको वहां ले जा पाऊं। आई एम सॉरी कि मैंने तुम लोगों को निराश किया। फिर क्या था, स्टीव ने अपनी जॉब बदल ली और एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गए और उनके पास बहुत सारे इवेंट के लाइन लगती थी। इवेंट के साइनिंग अमाउंट के पैसों के लिए उन्होंने उतने ही पैसे मांगे जितने में उनके बच्चे समर कैंप ज्वाइन कर सके। और आखिरी में स्टीव ने वो कर डाला था जो वो करना चाहते थे। स्टीव को अपना प्रॉमिस रख पाने की बहुत खुशी हुई। तो बड़े प्रॉमिस करने के फायदे के बारे में जानने के बाद अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जो कहता है कि किसी के दिन को अच्छा बनाइए, मेक समबडीज डे। स्टीव चैंडलर का एक थ्योरी है जो कहता है कि अगर आप किसी दूसरे की जिंदगी में भाग्य लाते हैं तो आप भी लकी हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी और को फाइनेंशियल तकलीफ में आ पाते हैं तो आप उनके एड्रेस पर बिना अपना नाम बताए जितना हो सके पैसे भेज दें। स्टीव ने यही किया और कुछ दिनों के बाद में उनको लकी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। ये देख करके वो हैरान हो गए थे। जरूरी नहीं कि आप पैसों की मदद करो, आप खाना, पैसा, कपड़े, जिसकी भी उनको जरूरत है उसको दे करके भी आप उनको हेल्प कर सकते हो।
जब आपके पास में लक होता है तो आप बहुत ही मोटिवेटेड फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि जैसे सारा यूनिवर्स ही आपके साथ है। अब आप स्टीव की थ्योरी क्यों नहीं ट्राई कर लेते? चाहे फिर आप एक सिंपल एम्प्लॉय है या फिर आप एक स्टूडेंट है, आपके पास दूसरों तक लक पहुंचाने के बहुत सारे रास्ते हैं। ये करते हुए आप कभी भी नेगेटिव ना सोचे कि लोग आपका गलत फायदा उठाएंगे या आपके काम को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। आप बस अपना काम करते रहिए। दूसरों की जिंदगी में लक भेज करके अपनी जिंदगी में लक लाई है। तो दूसरों के दिन को अच्छा बनाने के बाद आप बात करते हैं उस लाइन की जो बहुत ही मुश्किल है। चिंता छोड़िए, एक्शन लीजिए। लेकिन आपको ये करना ही होगा अगर आप बेहतर लाइफ जीना चाहते हैं तो। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप किसी बात से बहुत परेशान हैं? अगर आपके कोई भी परेशानी आए तो फौरन से आप एक्शन में आ जाते हैं। आप जिस बारे में चिंता कर रहे हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर करिए। इस चिंता और परेशानी का कोई अंत नहीं है, इसीलिए खुद को परेशान होने से रोकिए, आगे बढ़े, मूव ऑन करिए। ये सोचना बंद कर दीजिए कि आपको कितना बुरा फील हो रहा है, आप कितना ज्यादा परेशान है। इसके बजाय आप ये सोचिए कि आप इस परेशानी को कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे कि एक रात की बात है, स्टीव की अपने वाइफ के साथ में बहस हो गई। अगली सुबह स्टीव को रात की कई बातों को याद करके काफी परेशानी हुई, पर वो अब इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन स्टीव ने खुद को इस परेशानी से ज्यादा देर तक नहीं घेरे रखा। उन्होंने इस परेशानी से निकलने का सोच लिया था। उन्होंने अपनी चिंता छोड़ करके एक्शन लेने के बारे में सोचा। तो उनको कुछ आइडियाज आए। एक तो था कि वो अपनी वाइफ को फूल भेज दे, दूसरा अपनी वाइफ को कॉल कर दे और माफी मांगते, तीसरा वाइफ के लिए नोट लिखते, चौथा कि वो खुद ही पर्सनली जाते और वाइफ से बात करते। स्टीव ने फिर अपनी वाइफ को मनाने के बाद बारे में सोचना स्टार्ट किया, ना कि बैठे बैठे सोच करके परेशान होते रहे। तो जब आप अपनी परेशानियों और चिंताओं को बार बार सोचते तो ये बढ़ करके बहुत बड़ी लगने लगती है। फिर आप इससे हार मानने लगते हैं। स्टीव की दी हुई यह एक सजेशन है कि अपनी सारी चिंताओं को आप लिख करके लिस्ट बना लीजिए, फिर सभी को बारी बारी से 5 मिनट दीजिए ताकि आप उन पे एक्शन ले सके। इन 5 मिनट में आपकी चिंताएं खत्म तो नहीं होंगी, पर आप कम से कम इसको हल करने के लिए पहला कदम तो उठा ही लेंगे। इसी के साथ अगला चैप्टर कहता है कि गहरी सोच रखने वाले लोगों के साथ रहिए, यानी कि रन विद द थिंकर्स। एक ऑफिस में एक प्रेसिडेंट को प्रॉब्लम रहती है। उनके कमरे में कुछ लोग ऐसे थे जो बस शिकायत करते रहते थे। इनको रोकने के लिए उनको कुछ सोचना था। प्रेसिडेंट अपने मैनेजर्स की बात कर रहे थे, जिनमें से कुछ खींचे ही रहते थे और कुछ गहरी सोच रखने वाले थे। तो ये खींचे हुए और परेशान लोग इंटेलिजेंट किस्म के थे। वे हर दिन 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करते और बहुत ही डेडिकेटेड थे। और लेकिन जब भी वो प्रेसिडेंट के पास जाते तो खींचते ही रहते थे और शिकायत करते थे। ये लोग कंपनी के सिस्टम और दूसरे मैनेजर्स के काम को लेकर के ये शिकायत करते थे। इन लोगों के साथ में मीटिंग करके प्रेसिडेंट थक जाते थे, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव बातें करते थे। प्रेसिडेंट उन लोगों को खुश करते और मनाते मनाते खुद ही डिप्रेस हो जाते। और बाकी मैनेजर्स गहरी सोच रखने वाले और समझदार थे, वो बिल्कुल अलग थे। वे भी उन परेशान मैनेजर्स की तरह प्रॉब्लम्स को जानते थे और वो सॉल्यूशन लेकर के आते थे। खींचने वाले और परेशान मैनेजर्स को बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था। वे इसी परेशानी में ही अटक गए थे। उनको लगता था कि उनका परेशान होना रिएक्शन बहुत जायज है। दूसरी तरफ समझदार लोग इन सब चिंताओं से ऊपर उठ करके ये सोचना स्टार्ट करते थे कि उनको कैसे इससे निकलना है। इसीलिए प्रेसिडेंट को इन समझदार एम्प्लॉयज के साथ में मीटिंग करना पसंद था। वे उनसे कुछ नया और क्रिएटिव सीख पाते थे। वे मैनेजर के साथ में ब्रेनस्टॉर्म की पता क्या क्या सॉल्यूशन होना चाहिए बात करते हैं और इस सॉल्यूशन को हमको कैसे लागू करना है इसके ऊपर बात करते हैं। मीटिंग के बाद मैनेजर और प्रेसिडेंट को एग्जैक्टली सबको अच्छा फील होता था कि क्योंकि वो लोग प्रोडक्टिव होते थे। तो जरा सोचिए, आप खींचने और परेशान होने वालों में से हैं या फिर समझदारी से काम लेने वालों में से हैं? अपने इमोशन को अपने रास्तों पे आने ना दे, अपने माइंड को क्लियर करें और सोचिए। रोज सोचने से आपका सेल्फ स्टीम बढ़ता है और आपका रिलेशन भी सुधरता है। इससे आपको आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है। तो इसी के साथ अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जहाँ पे हम जानेंगे अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए। अब ये कैसे करना है, चलिए समझते हैं। लेकिन इससे पहले ये सवाल है कि क्या आपको अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में पता है? आपके लिए एक एक्सरसाइज है। पेपर लीजिए और अपनी ताकत यानी कि स्ट्रेंथ और कमजोरियों को अलग अलग लिखिए। अपने स्ट्रेंथ यानी कि ताकत के बारे में सोचिए और एक एक करके उसकी लिस्ट बना लीजिए। अब आप अपनी इस लिस्ट को अपने किचन पे या वर्क टेबल पे लगा लीजिए, टेबल पे लगा लीजिए। जब भी आप खराब मूड में हो तो इस लिस्ट पर नजर मारिए, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। और अब बात करते हैं कमजोरियों की। इन्हें एक एक करके स्टडी करिए। ये सोचिए कि आपके नेगेटिव पॉइंट नहीं बल्कि आपकी विशेषताएं हैं।
इन्हें अपने रास्ते की रुकावट ना माने और ना ही शर्म करिए, इन्हें तो अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा करिए। एक फेमस टैप डांसर हुआ करते थे जिसका नाम टेगलेग बैट्स था। वो अक्सर टीवी में दिखाई देते थे। बचपन में अपना एक पैर खोना पड़ा था जो कि उनके लिए बहुत ही दर्दनाक बात थी, क्योंकि वो एक डांसर बनना चाहते थे और ये उनका बहुत बड़ा सपना था। तो पैर खोने के बावजूद उनको एहसास हुआ कि वो पैरों के बिना अब भी डांसर बनना चाहते हैं। उनके पैर न होना भी उनको नहीं रोक पाया। उन्होंने अपने लकड़ी के पैर पर टैब लगवाया और बहुत प्रैक्टिस किए। धीरे धीरे उन्होंने टैप डांस डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। ऑडिशन में वो बाकी सारे डांसर्स से बिल्कुल अलग ही दिख जाते थे और जज भी उन्हें नोटिस करते थे। इस तरीके से बैट ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया, अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। ठीक इसी तरीके से माइकल बेसॉप एक मास्टर फंड थे। वो अपने एम्प्लॉइज को भी खुद ही की तरह स्किल फंड बनाने में माहिर थे। रेजर को उनको अपनी जो बैड क्वालिटी उसको ताकत में बदलने में भरोसा करते थे। एक बार उनको एक सेक्रेटरी मिली जो कि बहुत शर्मीली थी और वो बेजॉब ने इस सेक्रेटरी को एहसास कराया कि दूसरों को ध्यान से सुनना उसकी ताकत थी। वो ज़्यादा नहीं बोलती थी लेकिन दूसरों को ध्यान से सुनती थी। वो दूसरों को सुनती तो लोग खुश होते थे। तो स्टीव जेंगलर 35 की उम्र में पिता बने थे और उन्हें लगता था कि इन छोटे छोटे बच्चों के पिता के हिसाब से ये उम्र बहुत ही लेट थी। वे सोचते थे कि क्या उनके 4 बच्चे बाहर निकलने में उनके साथ कंफर्टेबल फील करेंगे। तो एक दिन स्टीव और उनके बच्चों ने द लिटिल मरमेड फिल्म देखी। स्टीव ने खुद को एरियर के पिता में देखा क्योंकि एरियर के पिता भी बूढ़े थे और वो बहुत ही शक्तिशाली और समझदार राजा थे। स्टीव को एहसास हुआ कि जब वो 25 साल के थे बिल्कुल भी मैच्योर नहीं थे, इसीलिए 35 की उम्र ही सही टाइम है जब वो पिता होने की जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं। तो दुनिया में कोई भी ऐसी कमजोरी नहीं जिसे आप अपनी ताकत नहीं बना सकते हो। बस आपको अपनी शर्म से बाहर निकलने की जरूरत है। ये जरूर एक मुश्किल काम है और आपको अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा। अगर अपनी कमजोरी पर जीत हासिल कर ली तो आप देखेंगे कि आपको इससे कितने सारे फायदे मिल रहे हैं। तो जब इतने सारे फायदे आपको मिल रहे हैं तो आपको ये ट्राई बिल्कुल करना ही चाहिए। इसी के साथ अब अगली लाइन पे गौर फरमाते हैं। अपनी जिंदगी में एंजॉयमेंट लाइए। पुट मोर एंजॉयमेंट इन योर लाइफ। मतलब कैसे और कब, मतलब ये कैसे करना है, चलिए जानते हैं। क्या आपको लगता है कि प्लेजर और एंजॉयमेंट एक ही बात है? असल में ये दोनों ही अलग अलग बात है। आपको इनके अंतर को जानना पड़ेगा जिससे आपकी लाइफ ज़्यादा फोकस और मोटिवेटेड होगी। प्लेजर का मतलब है जो हमको आसपास की चीज़ें से मिलती है जैसे कि खाना पीना। दूसरी और एंजॉयमेंट का मतलब ज़्यादा गहरा होता है। मिहाई सेंटेन एक साइकोलॉजिस्ट थी जिन्होंने एंजॉयमेंट को एक फ्लो या बहाव बताया था। उनके लिए बेस्ट सेलर बुक में उन्होंने कहा कि जब आप किसी एक्टिविटीज़ में लगे रहते हो तब आप एक फ्लो में बहने लगते हो और आपको टाइम देखने का पता भी नहीं चलता। इसलिए एंजॉयमेंट तब मिलता है जब आप कोई एक्टिविटी आप करते हैं जिसको आपको पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद है। और ये आप तब कर सकते हैं जब आप अपनी स्किल को आगे बढ़ाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं उन लोगों का जिन्होंने लॉटरी जीती है। उनको इससे जीतने पर प्लेजर मिलता है, वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता है। कुछ लॉटरी जीतने वाले लोग करोड़पति तो बन जाते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी पहले से बेकार हो जाती है। दूसरी तरफ एंजॉयमेंट तब मिलती है जब पैसे बनाने के लिए एक सफ़र तय किया जाए। रोज की मुश्किलों का सामना करना और इनको पार करना ही एंजॉयमेंट है। पैसा कमाने का स्ट्रगल आपसे पैसों की कदर करवाता है। दूसरा प्लेजर का एग्जाम्पल है टीवी देखना। आप घंटों टीवी देखते हैं पर आपको एहसास हो जाता है कि इससे कोई फायदा नहीं है और आपकी ज़िंदगी में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि टीवी में देखे सारे शो को देखने के बाद हम इन्हें भूल जाते हैं। लेकिन अपने फैमिली के लिए छुट्टियों में खाना बनाना, टीवी देखना, इन दोनों को कंपेयर करिए। आपको खाने की तैयारी में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और आप थक भी जाते हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि आपकी मेहनत करने से आपकी पूरी फैमिली एक साथ एंजॉय करेंगी तो आपकी मेहनत सफल होगी। इसीलिए अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट चाहिए और आप जो भी करते हैं उसको आपको बेहतर तरीके से करिए। आपको जो भी एक्टिविटी पसंद है जैसे कि गार्डनिंग, कुकिंग, पेंटिंग, रनिंग, उसी को कीजिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। तो ध्यान दीजिएगा अगली लाइन पर, बिना कारण के हंसे, लाफ फॉर नो रीजन। बहुत ही अजीब है ना सुनने में, लेकिन ये बहुत आसानदार है। आपको हंसने, डांस करने, गाने या फिर हंसने के लिए सही मूड का इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूछे क्यों? क्योंकि इन सबको करने के बाद आपका मूड खुद ही बन जाता है। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करें, अच्छा फील नहीं कर रहे, तब आपको खुद को मुस्कुराने या फिर हंसने के लिए एनकरेज करना चाहिए। इससे आप अजीब तो लग सकते हैं लेकिन आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। वो छोटी सी हंसी या झूठी सी मुस्कान आपको बहुत बेहतर फील करा सकती है।
आपका फेवरेट गाना कौन सा है, जिस गाने को हमेशा सुनने के लिए तैयार रहिए, ताकि आप जहाँ और जब कभी भी जाए इस गाने को सुन करके आपका मूड हल्का हो जाए। वॉल्यूम को हाई करिए और साथ ही गुनगुनाते रहिए। आप थोड़े बेवकूफ़ स्टूपिड कर लग सकते हैं, पर ऐसा करने से आपका कुछ नहीं जाता, बस आप गाते जाइए, थोड़ी देर बाद आपका मूड बिल्कुल सही हो जाएगा और आपको अच्छा लगने लगेगा। क्या आपको पता है, जैन मंक जो कि एक तरह के बौद्ध मंक होते हैं, वो मेडिटेशन में हंसने की भी प्रैक्टिस करते हैं। वो सब एक सर्कल में बैठते हैं और गूंज बजने पर हंसने लग जाते हैं। ऐसे हंसने की कोई वजह तो नहीं होती है, फिर भी वो ऐसा करते हैं। तो क्या आप इस सिचुएशन से कभी गुजरे हैं? आपके दोस्त जिस बात पर हंस रहे हैं आप वो बात जानते ही नहीं, फिर भी आप हंसना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे भी ऐसा करते हैं। आपने कभी देखा है कि छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को देख करके हंसना स्टार्ट करते हैं? एक दूसरे की शक्ल देखते ही वो हंस पड़ते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ये जो हंसना होता है वो कंटीजियस होता है, मतलब ये कि एक से दूसरे में फैल जाता है। क्यों आपको वह हंसना पसंद है? तो शुरू में आपकी हंसी थोड़ी सी सहमिसी होगी, पर धीरे धीरे ये जेन्युइन हंसी बन जाएगी। तो हंसने की प्रैक्टिस तो आप अभी से भी कर सकते हैं, बिना रीजन के हंसिए। तो चलिए, एक हम भी डेमो तो कर ही लिया है, बाकी आप ट्राई करते रहिएगा। उसी के साथ अब हम पहुंच गए समरी के कंक्लूजन तक। मुद्दा मामला ऐसा है कि मोटिवेट होने के 10 तरीकों को हम रिकैप करते हैं। सबसे पहला है स्टे हंग्री, यानी कि अपने भूख को बरकरार रखिए। आप क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में अपने विजन को क्लियर करिए और उसे रोज जिए। विजन को क्लियर करिए। और दूसरा है अपनी सुस्ती को धीरे धीरे छोड़ना। लाइट और लेजी डायनामाइट, यानी कि अपने टास्क को धीरे धीरे ही सही लेकिन स्टार्ट जरूर करें। तीसरा है टीवी देखना छोड़े। टिल योर टेलीविजन। दूसरों को मजे करते हुए मत देखिए, खुद ही फन एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत मजा आ गया। नंबर 4 पर है बड़े वादे करिए, प्रॉमिस द मून। कोई भी कमिटमेंट कीजिए और उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा दे। नंबर 5 पर आता है किसी के दिन को अच्छा बनाइए, मेक समबडीज डे। अगर आप किसी और के दिन को बेहतर बनाएंगे तो आपका दिन भी बेहतर होगा। आप भी किसी और के लिए लाएंगे तो आप भी लकी हो जाएंगे। नंबर 6 पे आता है चिंता छोड़िए और एक्सप्लेन कीजिए, यानी कि परेशान रहने से बेहतर है छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़। नंबर 7 पे आता है गहरी सोच आने वाले लोगों के साथ में रहने, यानी कि समझदार लोगों के साथ में रहिए, माइंड को क्लियर करिए और सोल्यूशंस निकालिए। नंबर 8 पे आता है अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना देना, एक्सप्लोर योर वीकनेस, यानी कि अपनी कमजोरी से शरमाइए मत। ये कमजोरी आपको यूनिक बनाती है, आपको फायदा भी देती है। नंबर 9 पे आता है अपनी जिंदगी में आनंद लाइए, पुट मोर इंजॉयमेंट इन योर लाइफ, यानी कि चैलेंज ही एक्टिविटी को इंजॉयमेंट के लायक बनाती है। तो चैलेंजेस को फेस करिए और अपनी इस जर्नी को अगले लेवल तक ले आइए। और आगे आखिरी है नंबर 10 पर, बिन बात के हंसे, लाफ फॉर नो रीजन। तो इस बात को समझने के लिए आपको हंसने मुस्कुराने नाचने गाने के लिए किसी भी बहाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन सब एक्टिविटीज को करने पर आपका मूड ही बन जाएगा। चाहो तो अभी के अभी आप अपना फेवरेट गाना गुनगुना के देख सकते हैं और बता दीजिए कैसा फील हुआ। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि इन सारी बातों के साथ में आप अच्छा फील कर रहे होंगे। आपके पास आगे बढ़ने का कोई ना कोई बहाना तो होगा, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हैं तो आगे बढ़िए। और याद रखिए कि कल जो था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको आज पे फोकस करना है और आप आज जो करेंगे वही आपकी कल की तकदीर बनेगी, राइट। तो ये सारा काम करने के लिए आपको बहुत सारे टूल्स इस समरी में मिल गया, काफी लोगों की कहानियां भी मिल गई कि लोगों ने कैसे काम किया। और अब आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये ना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब एक बिग इंसान ने किया है ना, तो आप तो बिल्कुल सी कर सकते हैं, पक्की और सच्ची बात है। तो इसी बात पे यही समरी यहीं पे खत्म होती है। जल्दी जल्दी आप बता सके कोई अगर दूसरी समरी सुननी हो, अगर ये समरी कैसी लगी या फिर आपको कोई फीडबैक देना हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। तो इसी बात पे रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो, थैंक यू सो मच।